हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस तीसरे सेशन के अंदर ऑन लॉ ऑफ थॉट्स। इन दिस सीरीज ऑफ सेशंस वी आर गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू योर एग्जाम। दिस इज अवर थर्ड सेशन। लॉ ऑफ थॉट के 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले सेशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, हमने टॉर्चुअस लायबिलिटी समझी थी और जनरल डिफेंसेस समझे थे। इन दिस सेकंड सेशन वी टॉक्ड अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक यू कैन से द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, द इश्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, और ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करी थी। आज हम बात करने वाले नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और न्यूसेंस वर्सेस ट्रेसपास के बारे में। हम इन सेशन के अंदर बेसिकली फोकस करते हैं कि हम आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाएं, साथ में we also ensure that you get clarity about you can say each and every concept with case law के द्वारा आपको उस पर्टिकुलर इश्यू में बड़ी क्लैरिटी मिले। ठीक है दोस्तों, ये मॉड्यूल आपको देखने से ये बड़ा फायदा जरूर होगा कि एग्जाम के दिन जब आप यू कैन से आपके सामने जो भी सिचुएशन होगी उन सिचुएशन में आप बहुत अच्छी तरीके से आंसर लिख पाएंगे। दोस्तों, थॉट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, ठीक है, पर जो छोटे छोटे न्यूआंसेस है जिसके लिए 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करना पड़ता है, इट इज मस्ट। ठीक है, देखने में बहुत इजी है, कंसेप्चुअली बहुत इजी है, पर जब एग्जाम में केस स्टडी जैसे दैट मींस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं और हम उसका आंसर सही तरीके से दे नहीं पाते हैं। ठीक है, और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सामने प्रिंसिपल है, अगर सिर्फ उतना ही प्रिंसिपल समझूं और उसके आजू बाजू की चीजें ना समझूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिसीजन क्या ले पाऊंगा। तो ऑब्वियसली आप गलत डिसीजन लेते हैं। क्यों गलत डिसीजन लेते हैं? गलत डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने उस टर्म का बहुत लिमिटेड मतलब समझा। ठीक है, लीगल में उस टर्म का, उस प्रिंसिपल का लिमिटेड मतलब नहीं होता, इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो विच वी मेक फॉर यू। इधर यू गो थ्रू आवर ओल्ड वीडियो, जैसे आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, या यू कैन पॉसिबली गो थ्रू द लेटेस्ट वीडियो विच आर अवेलेबल नाउ। ठीक है, योर चॉइस, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, हम हर साल आपके लिए नए वीडियोस बनाते हैं, सो इट टर्न्स आउट टू बी रियली इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट फर्स्ट नेग्लिजेंस। व्हाट इज नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस मतलब आपने कोई चीज का ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर हैविंग योर बनाना एंड बनाना का छिलका आपने रास्ते में फेंक दिया। आप तो बहुत नेग्लिजेंट है। कोई बेचारा उसके ऊपर चलते चलते फिसल गया, ठीक है, और जब वो फिसल गया उसको नुकसान हुआ तो ही इज आस्किंग डैमेजेस फ्रॉम यू, कंपेंसेशन फ्रॉम यू, कि भाई साहब मुझे कंपेंसेशन दीजिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो नेग्लिजेंस एक और तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन दी 5-स्टार होटल, 5-स्टार होटल वालों ने लेकिन से वहां पे मतलब पानी से कुछ चीज साफ कर रहे थे, कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं और आप वहां पे फिसल गए, सो वो हो गई नेग्लिजेंस ऑन द साइट ऑफ दोस 5-स्टार होटल। सो negligence come from negligentia. It's a Latin term which means clear disregard. Disregard for what? Disregard to others, disregard to the rights of others, disregard to the comfort and convenience of others. Obviously comfort and convenience you cannot look for in detail, but एक reasonable comfort और convenience तो आप सब लोगों के देखेंगे, yes or no, and that is the reason why we are talking about negligence is basically a tort. Negligence 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका नॉनफिजेंस, जो आपको करना चाहिए था, ठीक है, आपको जो काम करना चाहिए था आपने वो काम नहीं किया, दैट इज कॉल्ड नॉनफिजेंस। ठीक है, दैट इज हाउ द नेग्लिजेंस टेक प्लेस। क्राइम भी ऐसे ही तो होता है ना कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको इनकम टैक्स पे करना था, आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, सो दैट इज कॉल्ड नॉनफिजेंस और उसकी आपको सजा मिलती है। नंबर 2 मिसफिजेंस, आपको जो काम करना था आपने किया पर आपने उसको गलत तरीके से किया, दैट इज कॉल्ड मिसफिजेंस। मैलफिजेंस, ठीक है, आपने गलत ही काम किया,
भाई गलत काम करना अपने आप में से नेग्लिजेंस हो सकता है, ठीक है। गलत काम करना अपने आप में क्राइम भी बन सकता है, यस और नो। सो दोस्तों, क्राइम के अंदर हमारे सामने दो चीजें होती है, एक होता है मेंस रिया और दूसरा होता है एक्टर्स रियस। अगर आप एक्टर्स रियस करते हो, ठीक है, सो नॉट नेसेसरीली दैट बिकम्स अ क्राइम, पर कभी कभार मैलफिजेंस, डूइंग अ रॉन्ग थिंग इटसेल्फ मेक्स अ वेरी क्लियर कट सेंस कि भैया ये आदमी ने गलत काम किया है और ये उसने क्राइम किया है। तो दोस्तों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नेग्लिजेंस इज नॉट जस्ट बाय डूइंग एन एक्ट, बट बाय नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट for which you are responsible to do. For example, let's say you went to Goa and you are getting a job of, you can say, life guard का, और आप वहां बीच पे वहां पे जा रहे हो और आपने देखा एक आदमी वहां बीच में डूब रहा है, ठीक है। अब आप जाकर उसको बचा नहीं रहे हो, that was your duty, that was your legal duty, moral duty की बात नहीं है ना, moral duty की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीगल ड्यूटी की बात है। अगर लीगल ड्यूटी आपने सही तरीके से नहीं बजाई, ठीक है, मतलब आपने उसको फुलफिल नहीं करी, देन ऑब्वियसली यू आर लायबल, दैट्स योर नेग्लिजेंस, ठीक है, दैट्स योर नेग्लिजेंस। लाइक अ डॉक्टर हैज अ, यू कैन से, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेशेंट। अगर डॉक्टर ने जो अपनी ड्यूटी थी कि प्रॉपर वे में ऑपरेशन करना और उन्होंने नहीं किया, एक बंदे का ऑपरेशन किया और अंदर छुरी काटा भूल गया, डॉक्टर अगर अंदर छुरी काटा भूल जाएगा, दैट्स अ नेग्लिजेंस, यस और नो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, जिसको हम नेग्लिजेंस तो बोलेंगे पर उसके लिए किसी को कोई नुकसान पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से मूवी यू कैन से बनाने वाला भाई साहब है ना, ही इज मेकिंग मूवी विच इज यू कैन से आज से करीबन 50-100 साल 200 साल पुरानी कोई स्टोरी के ऊपर मूवी बना रहा है, कंटेक्स्ट इज 200 साल पुराना, और उसने उस मूवी के अंदर निग्लिजेंटली बाजू में एक मोबाइल फोन दिखा दिया। अब वो निग्लिजेंस है, ठीक है ना। क्या उसकी वजह से हम उससे कंपेंसेट मांगे, भाई साहब ये क्या कर दिया तूने, है ना, वहां पे मोबाइल फोन दिखा दिया, चलो पैसे वापस करो, नाउ दैट कैन नॉट बी डन, ठीक है। बट इन सर्टेन केस, इन अ लीगल ड्यूटी, ठीक है, आपको नॉन फिजेंस करने के लिए सामने वाले को कंपेंसेट देना पड़ेगा, ठीक है। सो नेग्लिजेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड और दूसरा होता है नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड? सो नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि आप कोई काम करते थे और उस काम में आपने ध्यान नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। बोलता है कि भाई नेग्लिजेंस इज एन एलिमेंट containing in your, you can say, mind and it is connected to some other thought, ठीक है। मतलब नेग्लिजेंस अपने आप में अकेला कुछ नहीं है, ये कोई और थॉट के साथ कनेक्टेड है, कोई और थॉट के साथ कनेक्टेड है। उसका ये मतलब हो गया कि आपने जो दूसरा थॉट किया, फॉर एग्जांपल न्यूसेंस किया, या आपने ट्रेसपास किया, या आपने डेफेमेशन किया, ठीक है। सो यू डू दिस विथ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये विचार ऑस्टिन, सैलमन, विनफील्ड के थे। वो बोलते थे नेग्लिजेंस और कुछ और अदर इंग्रेडिएंट आप ऐड करो तब जाकर कोई रॉन्ग होता था, ठीक है। और अपने आप में नेग्लिजेंस कभी भी थॉट नहीं होता था, ऐसा ये लोग मानते थे, ठीक है। ऑब्वियसली जब शुरुआत में पहली बार कोई ऐसा लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होता है, लीगल टर्म डेवलप होता है, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन होते हैं, ठीक है। लेटर ऑन सम पीपल सेड नो, negligence is not a state of mind, but negligence is per se a type of conduct, which means negligence अपने आप में tort है, ठीक है। which means negligence ही एक गोल है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो tort है, ठीक है। और नेग्लिजेंस एक सेपरेट स्पेसिफिक टॉर्ट है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड ने, यू कैन से, दिस डोनोगुए वर्सेस स्टीवनसन केस के अंदर इस बात को बताया कि नेग्लिजेंस इज क्लियर कट टाइप ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आज इस विचार को माना जाता है, इस विचार को नहीं माना जाता है। टुडे वी बिलीव दैट नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, नेग्लिजेंस अपने आप में टॉर्ट है, नेग्लिजेंस के साथ कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेग्लिजेंस के साथ अगर आप कुछ और ऐड करते हो, सो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, पर नेग्लिजेंस अपने आप में इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो सकता है एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ थॉट।
Okay, so negligence is wrong in itself. That is how we are trying to understand, and that's the reason why we come to one of the very important case here called Donoghue versus Stevenson. ठीक है दोस्तों, Donoghue versus Stevenson केस के अंदर मजेदार सा सिचुएशन हुआ था. ठीक है, वहां पे दिस इज स्नेल एंड जिंजर बियर का मजेदार सा केस. ठीक है, हुआ ये कि एक यू कैन से लेडी थी. ठीक है, उसने एक पार्टी थ्रो करी एंड शी वेंट टू अ रेस्टोरेंट. ठीक है, रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ वहां पे गई. ठीक है, और जो रेस्टोरेंट था वहां से उन्होंने मंगवाया कि भैया एक ये जिंजर बियर की बॉटल दीजिएगा. स्टीवनसन का जिंजर बियर का कंपनी था. ठीक है, वो लोग ये बेचते थे, स्टीवनसन जिंजर बियर, इस तरीके से वो लोग को बेचते थे. इट वॉज एन ओपेक बॉटल. ठीक है, पूरी बॉटल ओपेक थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी. ठीक है, तो हुआ ये कि जो लेडी ने पार्टी थ्रो करी थी, ठीक है, उन्होंने ये जिंजर बियर मंगवाया एंड अगेन से दे स्टार्टेड टू हैव देयर फूड. जो रेस्टोरेंट वाला था उसने बॉटल तोड़ी, है ना, और दोनों को अगेन से आधा आधा अगेन से बियर दिया. फिर वापस दूसरी बार देने के लिए आया, है ना, सेम बॉटल में से. जब उसको दूसरी बार दिया, ठीक है, तो उसके अंदर से ये स्नेल, मरी हुई स्नेल निकली. ठीक है, मरी हुई स्नेल निकली. उसको डोनेगुए ने देखा एंड डोनेगुए को देखकर बहुत अजीब लगा, मेंटल शॉक लगा. ठीक है, और मेंटल शॉक लगने के बाद उसको लगा अरे मैंने क्या पी लिया. ठीक है, और ऑब्वियसली मरी हुई स्नेल पीने से जो पेट में गड़बड़ हुई वो सब गड़बड़ हुई, बीमार पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा इमरजेंसी में, ये सब उसके साथ हुआ. ठीक है, तो डोनेगुए ने सबसे पहले रेस्टोरेंट वाले के ऊपर केस करने का सोचा. ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, क्या रेस्टोरेंट ओनर इज लायबल टू समवन हु हैज नॉट परचेज्ड द बियर? क्योंकि जिस बंदे ने पिया, जिस बंदे को डैमेज हुआ, जिस बंदे को नुकसान हुआ, उसने तो परचेज नहीं किया था ना, उसकी फ्रेंड ने पार्टी थ्रो करी थी तो वो पैसे दे रही थी. ये सुनो, तो क्या रेस्टोरेंट वाले का उसके साथ कोई रिलेशनशिप है? ठीक है, तो बात ऐसा हुआ कि एटकिंस ने, जो लेकिन से इसके जज थे लॉर्ड एटकिंस, उन्होंने एक मजेदार सा प्रिंसिपल दिया. उन्होंने प्रिंसिपल दिया दैट हु इज योर नेबर. ठीक है, who is your neighbor as a restaurant, who is your neighbor, that means आपके ड्यूटी ऑफ केयर किसके प्रति है? जो आपको पैसा देता है उसके प्रति है, या जो भी बंदा आपके यहाँ पे आता है और खाना खाता है, या आता तो छोड़ो, आज के स्विगी और जोमेटो के जमाने में, ठीक है, आपके यहाँ से किसी ने सामान लिया, स्विगी जोमेटो ने किसी और डिलीवर किया, पैसा कोई भी दे रहा है, कंज्यूम कोई और कर रहा है, तो क्या कंज्यूम जो कर रहा है, ठीक है ना, वो आपका नेबर बनेगा, जिसके प्रति आपकी ड्यूटी ऑफ केयर बनेगी? एटकिंस ने कहा हाँ. उस जमाने में, काफी पुराना केस है, उस जमाने में उन्होंने ये मजेदार सा विचार दिया, जिसकी वजह से बड़े अलग अलग देशों में बड़े लॉ बने, विच इज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, जो बड़े केस बने. तो सबसे पहले तो रेस्टोरेंट वाले की जिम्मेदारी थी. हाउएवर, क्योंकि बॉटल, है ना, क्योंकि बॉटल ओपेक थी, रेस्टोरेंट वाले को पता भी नहीं कि अंदर क्या था. सो दैट मीन्स हु इज लायबल? द लायबिलिटी शिफ्टेड टू द मैन्युफैक्चरर, दैट इज स्टीवनसन जिंजर बियर. स्टीवनसन जिंजर बियर के ऊपर लायबिलिटी पास हो गई कि स्टीवनसन जिंजर बियर, आपने जो बॉटल दी, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले ने तो वैसी की वैसी मतलब पैक बॉटल रखी, क्योंकि वो तो नॉन ट्रांसपेरेंट थी, उसको पता नहीं हो सकता कि अंदर इंग्रेडिएंट क्या है. ठीक है, तो इसलिए वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो. आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें तो स्मेल चला गया. ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऐसे अलग अलग तरीके के केसेस आए. एक महत्वपूर्ण केस आया, ठीक है, कैडबरीज का. ठीक है, कैडबरीज के एक जमाने में, आज से करीबन 10-11 साल पहले की बात है, कैडबरीज, है ना, अपनी जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट देती थी वो एक रैपर में देती थी. ठीक है, वो सब जगह से पैक नहीं होता था. ठीक है ना, खुला होता था. जैसे आपने अगर कभी किटकैट खाया हो, आज के जमाने का नहीं पर आज से करीबन 7-8 साल पहले, तो किटकैट को ऐसे रैपर में से बाहर निकालना पड़ता है, तोड़ने की जरूरत नहीं होती है. रैपर में से बाहर निकालो, फिर उसका पेपर, है ना, शांति से खुलता था, फाड़ने की जरूरत नहीं होती थी. ठीक है, ऐसा होता था. ठीक है, तो ये लोग इस तरीके से पैकिंग करके देते थे. ठीक है, तो उनकी पैकिंग, उनकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कोई नुकसान नहीं था, पर वो जिनको रिटेल दुकान वालों को, किराना स्टोर वाले को ये कैडबरीज की चॉकलेट देते थे वहां रखने के लिए, और वहां से वो सेल करते थे, वहां पे क्योंकि वहां
पे सब अनाज वनाज रखा है, तो कीड़े वीड़े होते हैं, और वो कीड़े कीड़े है ना कैडबरी की चॉकलेट में भी चले जाते थे, और फिर लोग जब खरीदते थे तो उसमें से कीड़े निकलते थे। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ नहीं, पर मतलब दिखने लगा, है ना। और तब तक तो मोबाइल फोन और इंटरनेट आ चुका था, लोगों ने फैलाना चालू किया। ठीक है, कैडबरी वालों ने तुरंत, ठीक है, रिएक्शन लिया, अमिताभ बच्चन को बुलाया कि भाई अमिताभ बच्चन इज और ब्रांड एम्बेसडर, है ना। उन्होंने मजेदार से एडवर्टीजमेंट बनाई और तुरंत उन्होंने अपनी एक ऐसे पैकिंग चेंज कर ली। ठीक है, कि अब उनकी पैकिंग आती है सील्ड। ठीक है, आपको पूरा फाड़ना मतलब पड़ता है, पहले फाड़ने की जरूरत नहीं थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई थी, मैन्युफैक्चरर की। ये सुनो, सो डोनेगुए वर्सेस स्टीवेंसन केस के अंदर, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे बाहर आए। पहला मुद्दा आया कि निग्लिजेंस अपने आप में टॉर्ट है। ठीक है, निग्लिजेंस किसी और के साथ नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कोई और गलत चीज हो रही है, उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड है नहीं, ये मैन्युफैक्चरर था जो स्टीवेंसन जिंजर बियर था, उसकी निग्लिजेंस थी जिसकी वजह से स्नेल आ गया। एंड देयर बाई इट इज रियली पॉसिबल कि निग्लिजेंस कैन इंडिपेंडेंटली वर्क। ये एक सिविल एक्शन हो सकता है जिसके लिए सामने वाले को आप कंपेंसेशन जरूर देंगे। फिर आता है दूसरा मुद्दा कि भाई आपकी उसके प्रति ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई ड्यूटी ऑफ केयर किसकी होगी। ठीक है, यहां पे ड्यूटी ऑफ केयर मैन्युफैक्चरर की एस्टैब्लिश करी गई। ये सुनो, दैट मैन्युफैक्चरर हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द एंड कंज्यूमर और यूजर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसको आज के नजरिए से अगर थोड़ी अलग तरीके से समझे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो बॉटल खरीदते हो वो लेट अस से नॉन ट्रांसपेरेंट थी, दैट इज ओपेक थी और सील्ड थी, जो आपने खरीदी उसमें दुकान वाले ने जो आपको दिया उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सुनो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर जो मैन्युफैक्चरर है वो लायबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी दुकान से ब्रेड का पैकेट लेते हैं। ठीक है, नाउ ब्रेड का पैकेट सील्ड होता है, ब्रेड अंदर सही है गलत है वो रिटेल वाले को कैसे पता, जिस कंपनी ने बेकरी ने बनाया उसको पता। हाँ, आप डायरेक्टली जिस बेकरी में ब्रेड बन रही है वहीं से लेते हैं तो वही मैन्युफैक्चरर है और वही रिटेलर है, तो वही लायबल है। ठीक है, पर जनरली इन अदर सर्कमस्टांसेस जो रिटेलर है वो लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो तो पैक्ड है, जैसे चिप्स के पैकेट्स वो पैक्ड है, तो रिटेलर उसके लिए लायबल नहीं है। हाउएवर, अगर आप लेकिन से उसको तोड़ते हो और उसमें से गंदा सामान निकलता है, यू गो टू द रिटेलर एंड गिव दैट रिटेलर दैट पर्टिकुलर सामान बैक एंड टेल हिम कि मेरे पैसे वापस करो। ही इज ओके, वो कर देता है क्योंकि उसको पता है कि अननेसेसरी क्यों पंगा लेना है, क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि भैया मैं है ना मॉरली इन लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, पर मानो आप एक कंपनी से ब्रेड लेते हो और आप सैंडविच बना के देते हो। ठीक है, आप एक कंपनी से ब्रेड लेते हो और आप सैंडविच बना के देते हो। जब आप सैंडविच बना के देते हो, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने जो ब्रेड निकाला दैट ब्रेड हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, बिकॉज सामने वाला बंदा आपने कौन सी कंपनी का ब्रेड लिया इट डजंट मैटर फॉर हिम द ओनली थिंग मैटर्स इज आप उसको सैंडविच बना के दे रहे हो। ठीक है, तो आप लायबल होंगे। इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। सो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है ना कैसे डेवलप होती है वो आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे लॉर्ड एटकिंस ने नेवर प्रिंसिपल डेवलप किया। उन्होंने बोला दैट लुक, टॉट फीजर जिसने गलत काम किया किसके खिलाफ किया, जिसको उसने सामान बेचा, क्या उसी तक उसकी जिम्मेदारी है? बोला ना, उसी तक जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप कहीं पे बीकानेर में भुजिया बनाते हो, है ना, जोशी के भुजिया बनाते हो बीकानेर में। ठीक है, बड़े फेमस है। ठीक है, अब आप रहते हैं इंदौर में। ठीक है, आपको भी भुजिया पसंद है, इंदौर के लोगों को तो बहुत ही पसंद है भैया, नमकीन के बगैर तो उनका मतलब कुछ भी काम नहीं चलेगा, है ना। भाई मंचूरियन भी नमकीन के बगैर खाते नहीं है, मंचूरियन के ऊपर मजेदार सी सेव वेव डालकर केचप वेचप डालकर मस्त से खाते पड़े नहीं वे। ठीक है, सो भैया आप बीकानेर से इंदौर में भुजिया लेकर आए। ठीक है ना, मतलब आपने आपके दोस्त से मंगवाया, आपके पास इंदौर में भुजिया है। अच्छा, फिर आपको तुरंत जाना पड़ा, अरे भैया अपने को तो बैंगलोर जाने की जरूरत पड़ रही है। आपने सब पैकिंग वैकिंग करी और आप बैंगलोर पहुंचे, साथ में भुजिया लेकर गए। आप वहां पे बैंगलोर में आपका कोई और दोस्त मिला, ठीक है, आपने उसको खिलाया। ठीक है, ओके, सो नाउ
बीकानेर का सामान घूमते घूमते पहुंचा बैंगलोर में, और बैंगलोर में जब उसने खाना खाया और उसमें कुछ गलत हुआ तो क्या बीकानेर वाला रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दैट पर्सन बिकम्स नेबर टू बीकानेर जोशी के भुजिया वाला। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ नेग्लिजेंस? एक एक करके समझते हैं। पहला, देयर इज टू बी ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के प्रति ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी ऑफ केयर बहुत सारे लोगों के प्रति होती है ना, पर यहाँ पे जो केस है, जिस सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के नजरिए से आपकी ड्यूटी ऑफ केयर प्रूव होनी चाहिए। फिर वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच होनी चाहिए। एंड तीसरा, उसकी वजह से कंसिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए। ये तीन चीजें होनी चाहिए, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। सो व्हाट इज अ ड्यूटी ऑफ केयर? दोस्तों, ड्यूटी ऑफ केयर किसको माना जाएगा? ड्यूटी ऑफ केयर एक रिजनेबल नेचर का होना चाहिए। एक सामान्य बुद्धि का आदमी उस बात को कैसे समझे, ठीक है, उस सिचुएशन को कैसे समझे, उस नजरिए से उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एक मजेदार सा केस हुआ, बोल्टन वर्सेस स्टोन, 1951 का केस हुआ। एक क्रिकेट मैच चल रही थी, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रही थी, एक स्टेडियम में चल रही थी, ठीक है। एक बंदे ने वहां पे एक बड़ा सा जोर से बॉल को हिट किया। द बॉल वेंट आउटसाइड। यहाँ पे कहीं पे रोड था, रोड के ऊपर एक बंदा जा रहा था, उसको बॉल लगा, ठीक है। अब बात है कि क्या यहां जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जो बैट्समैन है या जो स्टेडियम बनाया है वो ऑर्गेनाइजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रोड पे चलने वाले आदमी के ऊपर है या नहीं? अब आप देखिए, बात यह है कि वर्ड है रिजनेबल नेचर का होना चाहिए। ये सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजनेबल नेचर, ठीक है, कि क्या कोई एंटिसिपेट कर सकता है कि ऐसा कोई बल्ला मारेगा और बॉल इतनी दूर तक जाएगा, ठीक है। अब एंटिसिपेट करने के लिए देखना पड़ेगा कि पास्ट में कितनी बार हुआ ऐसा, है ना। अगर पास्ट में ज्यादा बार हुआ तो भैया एंटिसिपेट कर सकते हैं, पास्ट में ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते, या पास्ट में ऐसा बहुत कम बार हुआ तो भी एक रीजनेबल आदमी कैसे एंटिसिपेट करे, उसको कैसे पता कि ये सब हो सकता है? यस और नो? सो द पॉइंट हियर इज कि दे चेक्ड इट एंड दे रियलाइज कि ऐसा पास्ट में गलती से 5 या 6 बार हुआ इन सो मेनी ईयर्स, ठीक है, 5 या 6 बार ही हुआ। मतलब इट वॉज नॉट रियली रीजनेबली एंटिसिपेटेड, इट वॉज नॉट रियली एंटिसिपेटेड। और इसकी वजह से जो ये स्टेडियम वालों ने उसके ऊपर जो बाउंड्री लगानी चाहिए, एक ऊंची ऊंची एक इनसे जाली लगानी चाहिए, वो सब किया नहीं। दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज, ठीक है, आज ये केस अगर आता तो बोलते कि भैया उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो रिजनेबल नेचर का है कि आपको पता है क्या बल्ला मारोगे, बाहर रोड जा रहा है और उस पर किसी को लगेगा। इट इज सो नेचुरल, इट इज सो नॉर्मल, ठीक है। रिजनेबल कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक होता है? ये तो देखिए, ये सुनो, 83 मूवी के अंदर, है ना, जब कपिल देव जिम्बाब्वे की मैच के समय पे वो मंगूस बैट से जोर जोर से मार रहा था, 6 पे 6 मार रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस समय पे बॉल बिल्कुल बाहर गई थी, बहुत सारी कारें रखी थी, कारों को नुकसान पहुंचा, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ इंग्लैंड में 1983 में पहली बार हुआ। क्या कपिल देव लायबल था? नहीं, क्योंकि वो रिजनेबल नेचर का नहीं था। पर आज वो रिजनेबल नेचर का होता है, इसीलिए आप स्टेडियम देखते हैं काफी ऊंचे होते हैं और जनरली लोगों को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल रिजनेबल केयर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इट शुड बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ। भाई आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है ना, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है सबके प्रति, ये सुनो। पर क्या जिस बंदे ने आपको कंप्लेन करी उसके प्रति आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है कि नहीं? सो ये डोनोग्रियो वर्सेस स्टीवनसन के केस के अंदर हमने देखा कि भैया ये ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। फॉर एग्जांपल लेट्स से, है ना, वो जो कीड़े वाला जिंजर बियर स्टीवनसन ने दिया, ठीक है, और बाजू की टेबल वाला उसके ऊपर कंप्लेन करे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तो पिया भी नहीं है, उसने तो मंगवाया भी नहीं है, उसकी बॉटल में से निकला भी नहीं है, तो क्या मतलब है? कोई पॉइंट ही नहीं है, ये सुनो, ठीक है। फिर आया बॉर्नहिल वर्सेस यंग का केस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस दोस्तों, इसको नोट किया जाए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या है ये देखिए, हुआ ये कि एक बंदा, है ना, रास्ते पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक
एक again से कार वाला आ रहा था, कार वाले के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, चलते हुए जा रहा था और वहां पे वो गिर गया, है ना, मतलब टकरा गया, है ना, मौत भी हो गई, खून 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 निकल गया और उसके बाद वो मर गया। वहां से सबने सब उस बॉडी को भी निकाल दिया, ठीक है। उसके थोड़े समय के बाद एक लेडी वहां से जा रही थी, ठीक है। वो लेडी जब वहां से जा रही थी उसने उस खून को देखा, है ना, एंड शी गॉट इनटू नर्वस शॉक। कहां पे पहुंच गई, उसको नर्वस शॉक हुआ। नर्वस शॉक के साथ साथ एक और पंगा हुआ, शी वॉज यू कैन से प्रेग्नेंट, है ना। तो नर्वस शॉक से वो गिरी और उसको फिर स्टिल बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मतलब उसको डिलीवरी अच्छे से हुई नहीं नर्वस शॉक की वजह से। नाउ दैट लेडी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन जो मर गया था, वो, है ना, उसके घर वालों के खिलाफ कि भैया देखो वो आदमी मर गया था, उसका खून वहां पे पड़ा था, उसकी वजह से इसको नर्वस शॉक लगा और नर्वस शॉक की वजह से, ठीक है, इसको स्टिल बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। तो भैया उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी। क्या आप अगर रास्ते पे जाते हो और आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी क्या ड्यूटी ऑफ केयर है दूसरों के प्रति कि वहां खून है, खून नहीं दिखना चाहिए, है ना, ऐसा आपकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है, ये सुनो। अच्छा, क्या एज अ ड्राइवर आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स दैट लेडी कि उसको नर्वस शॉक हो रहा है, आप ध्यान रखोगे? भैया नहीं, ठीक है। आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है चलाना, ठीक है, गाड़ी चलाना, और वैसे गाड़ी इस तरीके से चलाना एक्सीडेंट ना हो। पर किसी को स्पेशल केस का नर्वस शॉक हो सकता है, उसके प्रति आप जिम्मेदार नहीं हो। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। देन वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच होनी चाहिए, है ना। डिफेंडेंट इज नॉट लायबल टू टेक केयर ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस है ना कि भैया वो क्यों लायबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लाइथ वर्सेस बर्मिंघम वाटर वर्क्स लिमिटेड का एक मजेदार सा केस था। वहां पे ये हुआ कि जो बर्मिंघम वाटर वर्क्स थे उनका काम था लोगों के घरों में पाइपलाइन के द्वारा पानी सप्लाई करना। एक दिन उन पाइपलाइन में कुछ खराबी हो गई जिसकी वजह से ब्लाइथ के घर में पूरा पानी पानी फैल गया और पूरी मतलब उसको बहुत सारा डैमेज हुआ, ठीक है। तो उसने बोला कि बर्मिंघम तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम मुझे कंपेंसेट करो। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, चलो देखो एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो बर्मिंघम वाटर वर्क्स की गलती कहां पे हुई? बर्मिंघम वाटर वर्क्स का जो पाइप पूरा टूट गया, जो प्रॉब्लम हुआ, जो डैमेज हुआ, वो डैमेज होने के एक दिन पहले वहां पे इतनी ज्यादा ठंड हुई थी, इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी कि वहां पे जो पानी पास हो रहा था वो फ्रॉस्ट हो गया था और फ्रॉस्ट की वजह से डैमेज हो गई थी पाइपलाइन। उसके पहले इतनी ठंडी, इतनी चिलिंग इफेक्ट कभी हुई नहीं थी। ये सुनो, इतना ज्यादा पंगा कभी हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ, ठीक है, जो बर्मिंघम आपको पता नहीं था, ठीक है। और इसकी वजह से पाइप पे टूटी, फिर जब एक ऐसे फ्रॉस्ट निकल गया, पानी जाने लगा तो लीकेज हो गया, लीकेज की वजह से ब्लाइथ को प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों ये बर्मिंघम ने क्या रीजनेबली फोर्सी किया? कैन दे रीजनेबली फोर्सी सच काइंड ऑफ डैमेज? Obviously not, ठीक है, obviously not. So if you are living, let us say in Gurgaon, Noida, ठीक है, then you cannot expect the, you can say, rain which is happening, मतलब like in Mumbai. मुंबई में जैसे बारिश होती है वैसे आप वहां पे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो कितनी बारिश होगी, और इसकी वजह से वहां जो भी प्लानिंग होती है वो वही कम बारिश होती है उसको सोच के प्लानिंग होती है। दैट्स अ रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी, ठीक है। वाइल बॉम्बे वाले जो भी प्लानिंग करेंगे ये सोच के प्लानिंग करेंगे कि भैया बारिश होगी। ये सुनो, अब आप नोएडा या से गुड़गांव में रहते हो, आप बारिश के टाइम पे छाता लेके निकलोगे नहीं, और आप मुंबई वाले हो, बगैर छाता आप निकलोगे ही नहीं बाहर, है ना। दैट्स हाउ द सिनेरियो इज। ये सुनो, सो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, एक सामान्य बुद्धि का आदमी किस तरीके से उसको रीजनेबली फोर्सी कर सकता है वही आपको समझने की कोशिश है। उससे ज्यादा नहीं, उतनी ड्यूटी होनी चाहिए और वो ड्यूटी ब्रीच होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी वजह से कंसिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए, ठीक है। क्या हार्म माना जाएगा? बॉडीली हार्म, हार्म टू रेप्यूटेशन, हार्म टू प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल हार्म, ये सब माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, ठीक है, टूवर्ड्स दैट प्लेंटिफ होना चाहिए, और वो फिर ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच होना चाहिए, और वो ब्रीच से कंसिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए। कंसिक्वेंशियल हार्म का मतलब क्या है ना, बहुत ही मजेदार सी चीज है, समझिए। प्लेंटिफ नीड्स टू शो to the other party's breach of duty was both actual and proximate cause of the harm caused, ठीक है। मजेदार सी चीज है, दो चीज है, एक है कॉज इन फैक्ट
और दूसरा होता है प्रोक्सीमेट कॉज। ठीक है, बात यह है कि मानो ए ने कोई गलती करी, उसकी कंसीक्वेंस आई बी, बी की कोई कंसीक्वेंस हुई सी, सी की कोई कंसीक्वेंस हुई डी, डी की कोई कंसीक्वेंस हुई ई, एंड सो ऑन सो फोर्थ करते करते जेड हुआ। ठीक है, तो भैया माना गया कि इट इज कॉज इन फैक्ट कि अगर मानो ए नहीं होता तो जेड भी नहीं होता, क्योंकि ए की वजह से बी हुआ, बी की वजह से सी हुआ, सी की वजह से डी हुआ, डी की वजह से ई हुआ, ऐसे करते करते जेड हुआ। इट इज लाइक कि कल जब हमने देखा था हाइंस वर्सेस हार्वुड में कि अगर वो डिफेंडेंट के एम्प्लॉय ने वहां घोड़े की काट खुली नहीं छोड़ी होती तो ना कोई बच्चा आता, ना बच्चा वहां पटाखा जलाता, ना घोड़े भागते उसको बचाने के लिए कांस्टेबल आता और कांस्टेबल को कोई नुकसानी नहीं होती। ये नो, अगर वो घोड़े छोड़े ही नहीं होते तो क्या होता? ये नो, दैट इज हाउ द आइडिया इज कॉज इन फैक्ट। ठीक है, फिर आता है प्रोक्सीमेट कॉज। अब आप ये देखिए कि क्या ए की वजह से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। ठीक है भैया, ये वो जो करण जौहर की मूवी है कि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होने की वजह से किसी किसी को कुछ न कुछ हो रहा है, उसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? कैसे ठहरा सकते हैं? वी कैन मेक हिम रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर हिज प्रोक्सीमेट कॉज, वी कैन नॉट मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज इन फैक्ट। इसको समझने के लिए है ना, हमारे पास एक मजेदार सा केस है विच इज कॉल्ड पॉल्सग्राफ वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी। बहुत ही मजेदार सा सिनारियो हुआ। ये ऐसे ट्रेन थी, है ना, ऐसे ट्रेन थी। ठीक है, ये ट्रेन में यहाँ पे एक बंदा था, ठीक है, ऐसे लटक के खड़ा हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि मतलब वो लटक के खड़ा था, यहाँ पे पुलिस अफसर था। पुलिस अफसर ने देखा कि वो लटक रहा था, शायद गिर जाएगा। ठीक है, तो वो गया, उसको थोड़ा अंदर धक्का मारा कि ताकि वो अंदर चला जाए। ठीक है, ओके, सो उसने धक्का मारा। उस बंदे के हाथ में एक पैकेट था, उस पैकेट में पटाखे थे। ठीक है, वो पटाखे, उसका पैकेट उसके हाथ से गिर गया, है ना। पैकेट किसके हाथ से गिर गया? जो बंदा ट्रेन के अंदर था। ठीक है, किसने धक्का मारा? पुलिस वाले ने। पुलिस किसका था भाई? लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी का एक ऐसे एम्प्लॉय था। उसने धक्का मारा अंदर डालने के लिए और वो पैकेट नीचे गिर गया। पैकेट नीचे गिरा, पटाखे थे, पटाखे फूटे। ठीक है, पटाखे इधर उधर गए। ठीक है, लोगों ने थोड़ी भागदौड़ करी। इधर एक पॉल्सग्राफ, मिसेस पॉल्सग्राफ खड़ी थी। मिसेस पॉल्सग्राफ के ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ वहां का सामान था क्योंकि आवाज हुई पड़ाक करके और वो उसके ऊपर लगा। ठीक है, मतलब इसका पटाखा यहां गिरा, है ना, इन्होंने लोगों ने फेंके पटाखे, है ना, पटाखे फेंके, है ना, पटाखे फेंकने के साथ कुछ आवाज हुई, आवाज के साथ ये कुछ गिर गया और पॉलग्राफ को नुकसान हुआ। पॉलग्राफ ने सीधा केस ठोक दिया उस पुलिस अफसर इंटर्न टू दैट कंपनी कि कंपनी, तुम्हारे आदमी ने, है ना, उस आदमी को धक्का मारा जिसकी वजह से पटाखे गिरे और उसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ। ठीक है, तो भैया कोर्ट ने बोला क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये कोई प्रोक्सीमेट कॉज नहीं था। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हम मानते हैं कि अगर वो जो पुलिस वाला है उसने उसको धक्का नहीं मारा होता तो वो बम, पटाखे वाला पैकेट गिरता नहीं, पटाखे वाला पैकेट नहीं गिरता। ठीक है, तो ये सब जैसे धांधली होती नहीं, पर ये धांधली हो गई है, ये सनो। ठीक है, अब वो किसकी वजह से हुई है? पुलिस ने धक्का मारा, उसकी वजह से पटाखे गिरे। चलिए सब मानते हैं, पर क्या आपको जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या ये प्रोक्सीमेट कॉज है? बोला नो, दिस इज नॉट अ प्रोक्सीमेट कॉज। ठीक है, क्योंकि ये कुछ होते हुए आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि पुलिस के ऊपर ये जो आदमी जिसको उसने धक्का मारा, उस आदमी ने केस ठोका होता, है ना, कि भाई तूने मेरे को धक्का मारा और उसकी वजह से मैं गिर गया, तो बात बराबर है ना। पर ये मिसेस पॉलग्राफ केस ठोक दे तो वो चलेगा नहीं। सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भैया ये कॉज इन फैक्ट से कहीं इंपॉर्टेंट क्या लगता है भैया? प्रोक्सीमेट कॉज हमेशा अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, फिर एक और लीगल प्रिंसिपल है जिसको अच्छे से समझना जरूरी है, रेस इप्सा लोक्यूटर। ठीक है दोस्तों, टॉर्ट के अंदर जैसे मानो ए कंप्लेन करता है, ए प्लेंटिफ है, ठीक है, और वो कंप्लेन करता है टू बी हु इज अ डिफेंडेंट कि डिफेंडेंट ने
मेरे से ऊपर ये गलती करी और मुझे ये नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये प्रूफ किसको करना है, ठीक है, कि उसने गलती करी। किसने गलती करी? बी ने गलती करी। वो प्रूफ किसको करना है भैया? ये ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए। Yes or no? But in a res ipsa loquitur, it means things speaks for itself. ठीक है, चीजें देखने से ही समझ में आ रही है कि भैया ये ऐसे ही हुआ है। चीजें देखने से ही लग रहा है कि ये मतलब इसी आदमी ने गलती करी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मजेदार सा केस था, यहाँ पे ये भाई साहब इस स्ट्रीट से चलते चलते जा रहे थे, ठीक है। ऊपर से ये भाई साहब की दुकान से एक फ्लावर का बड़ा सा वीकेंड से बॉक्स नीचे गिरता है और वो आदमी गिर जाता है, पूरा फ्लावर वाला हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखने से समझ में आ रहा है कि भैया ये फ्लावर की मिल इसकी थी, है ना। ये आदमी यहां से चलते हुए जा रहा था, है ना, ये ऊपर से गिरा है, तो ये इसी का गिरा है। अब इस बंदे को जिसको नुकसान हुआ है, प्लेंटिफ, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम कि ये उसके यहां से नहीं गिरा है, ये उसको प्रूफ करना है। रेस इप्सा लोक्यूटर इस तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर देता है दूसरे बंदे के लिए, ये समझना जरूरी है। विच इज कॉल्ड बायन वर्सेस ब्रॉडल का केस, जहां पे पी वॉज वॉकिंग डाउन ऑन अ पब्लिक स्ट्रीट, ही पास्ड द डीज यू कैन से डिफेंडेंट शॉप व्हेन द बैरल ऑफ फ्लावर fell on him from D's window above the shop. D was the dealer in the flower. ठीक है, तो भैया उन्होंने लीगल इश्यू ये आया कि विदाउट एफर्मेटिव प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस कैन अ डी ऑटोमेटिकली बी लायबल फॉर प्राइमा फेसी नेग्लिजेंस। कोई प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि वो नेग्लिजेंट है, ठीक है। क्या उस नेग्लिजेंस को प्राइमा फेसी माना जाएगा? उन्होंने बोला यस, ठीक है। उन्होंने रूल बनाया रेस इप्सा लोक्यूटर, इट सेज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, प्रूफ दैट द इंस्ट्रूमेंट कॉजिंग इंजरी was under the exclusive control of defendant। नोट किया जाए वर्ड, जिस वजह से उस बंदे को प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, ठीक है, वो जिस वजह से हुआ वो एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल। एक्सक्लूसिव वर्ड पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे के पास है, ठीक है। और उस बंदे को इंजरी, है ना, नेग्लिजेंट होने के बगैर नहीं लग सकती थी। द इंजरी डज नॉट ऑर्डिनरली हैपन अनलेस ही इज अ नेग्लिजेंट, ठीक है। तो भैया ये बंदा, है ना, रेस इप्सा लोक्यूटर के मुताबिक प्रूवन है, ठीक है, प्रूवन है ना। प्लेंटिफ को कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। I hope it is very clear. So res ipsa loquitur, it says the thing speaks for itself. वहां से तीन कंडीशन डेवलप होती है, ये नोट करें। जब भी आपके पास रेस इप्सा लोक्यूटर का प्रिंसिपल आएगा, आपको ये तीन एक ऐसे कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन, द डिफेंडेंट वाज इन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये बिल्कुल ध्यान रहे, जिस इंस्ट्रूमेंट से सामने वाले को नुकसान हुआ या जिस वजह से नुकसान हुआ, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? भाई डिफेंडेंट के हाथ में है। Number two, injury would not have ordinarily occurred, but for the defendant's negligence, इंजरी उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं थी। ये आदमी नेग्लिजेंट होता तब ही होता। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव है। हाँ, अर्थक्वेक आ जाता, ठीक है, या और कोई चीज आ जाती तो हम मान लेते, ठीक है, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ। एंड प्लेंटिफ इंजरी वाज नॉट ड्यू टू हिज ओन एक्शन और हिज ओन कंट्रीब्यूशन। उसने जानबूझ के वो डंडा अपने सर पे गिराने की कोशिश नहीं करी है। ये सुनो, तो भैया ये बायन वर्सेस यू कैन से बॉर्डल का केस था, 1863, काफी पुराना केस था। सो दैट वे इट टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यूसेंस के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, न्यूसेंस के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि न्यूसेंस, द वर्ड केम फ्रॉम लैटिन टर्म कॉल्ड नॉसेरे, विच मीन्स टू हार्म, ठीक है, विच वॉज कन्वर्टेड इन टू द फ्रेंच वर्ड कॉल्ड नुइरे, विच मीन्स हार्म, और इंग्लिश में वो न्यूसेंस बन गया। न्यूसेंस मजेदार है, ठीक है, एनीथिंग विच एनॉयज, हर्ट्स और दैट इज ऑफेंसिव। समझिए, या तो एनॉय करता है, या हर्ट करता है, या ऑफेंसिव हो जाता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एनॉय कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बंदा ठीक है से आपकी दुकान पे आते रोज आपको परेशान कर रहा है, सो इज एनोइंग यू, ठीक है, और इज हर्टिंग यू। हर्टिंग इज नॉट जस्ट नेसेसरली फिजिकल बॉडीली हर्ट, ठीक है, इट मीन्स रेप्यूटेशन को भी हर्ट करता है, ठीक है, या आपकी मेंटल पीस को भी हर्ट करता है, या यू कैन से वो ऑफेंसिव है, ठीक है, मतलब वो एग्रेसिव है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज देयर
फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, नोट किया जाए, ठीक है। एनॉय, हर्ट और ऑफेंसिव तो होना ही चाहिए, इन तीन में से कोई एक होगा ही होगा, पर साथ साथ में इट हैज टू बी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, नोट किया जाए, फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम का नहीं होगा तो हम उसको न्यूसेंस थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो वो टेम्पररी है, तो वो न्यूसेंस नहीं है, वो कोई और चीज बोल सकते हैं। सो सेल्मन, पोलॉक, स्टीफन ने इसकी कुछ डेफिनेशन दी है। सेल्मन ने कहा, द रॉन्ग ऑफ न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन द एस्केप ऑफ एनी डिलीटेरियस थिंग, नोट किया जाए वर्ड एस्केप, escape of deleterious thing from his land or from somewhere else into the land in the possession of someone, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लैंड में से वाटर बाजू वाले के यहां पे जाने लगा, आप रहते हैं 8वें माले पे, आपके नीचे 7वें माले के यहां पे आपके घर से पानी टपक रहा है, ठीक है। आप एक से गमलों में पानी डाल रहे हो, पेड़ पौधे लगा के रखे, आप पानी डालते हो और पानी नीचे जा रहा है, सो दैट इज न्यूसेंस। रोज रोज पानी जा रहा है, स्मोक जा रहा है, फ्यूम्स आ रही है, गैस, नॉइज, हीट, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिजीज, जर्म्स, एनिमल्स, बिल्कुल दैट्स अ न्यूसेंस, ठीक है। तो भैया ये न्यूसेंस, इसीलिए तो मास्क पहनना कंपलसरी था, क्योंकि आप तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, आप तो कोरोना फैला रहे हो, है ना। दैट वाज अ सिनेरियो। पोलोक ने कहा, न्यूसेंस इज अ रॉन्ग डन टू अ मैन बाय अनलॉफुली डिस्टर्बिंग हिम, है ना। इसने मजेदार सा टर्म बोल दिया यहाँ पे, ये एस्केप हुआ टू अ डिलीटेरियस थिंग, उस डिलीटेरियस थिंग के लिए इन्होंने वर्ड यूज कर दिया कि वो डिलीटेरियस थिंग शुड हार्म अदर। तो कोई भी नेचुरल चीज भी हो सकती है, अननेचुरल चीज भी हो सकती है, भले वो डिलीटेरियस हो या नहीं हो, पर वो किसी को डिस्टर्ब करने के काबिल होनी चाहिए, ये सुनो, ठीक है। सो ये उसको हम न्यूसेंस कहेंगे। स्टीफन ने कहा, एनीथिंग डन टू द हर्ट और एनोयंस ऑफ लैंड, टेनेमेंट ऑफ अनदर एंड नॉट अमाउंटिंग टू अ ट्रेसपास, जो ट्रेसपास नहीं है पर अगर वो किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसकी एंजॉयमेंट के साथ कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, उसको एनॉय कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको अगेन से न्यूसेंस बोलेंगे। अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग मीनिंग हो रहा है अलग अलग डेफिनेशन का, पर इन अ ब्रॉडर सेंस इट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि ये सब उसके मतलब हो सकते हैं। Yes or no? That is what the idea is. ये सब उसके मतलब हो सकते हैं। So there is a nuisance. There are two type of nuisance. One is called public nuisance. Other is called private nuisance. Public nuisance comes under IPC. Private nuisance comes under law of torts. Public nuisance IPC में आता है, ठीक है। What is a public nuisance? Which is unreasonable, unwarranted, unlawful interference with the right common among general public. For example, आप एक सोसाइटी में रहते हो, ये आपका घर है, बाजू में बहुत सारे लोगों के घर है, ठीक है, और आपने जाने का यही रास्ता है सबका, और आपने आपके घर के बाहर एक बड़ा खड्डा खोद दिया ताकि सबको डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हो गया आपका पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। आपने अनरीजनेबल, अनवारंटेड, अनलॉफुल इंटरफियरेंस कर दिया है, ठीक है। दोस्तों, पब्लिक न्यूसेंस डज नॉट क्रिएट अ सिविल कॉज ऑफ एक्शन फॉर एनी पर्सन। भाई ये लोग, ठीक है, इंडिविजुअली इसके खिलाफ सिविल केस नहीं कर सकते, ठीक है, कि भैया देख मिस्टर ए तूने खड्डा खोदा, मैं मिस्टर बी हूं, तू मुझे पैसे दे क्योंकि तेरे खड्डा खोदा है और मुझे नुकसान हुआ है, वो सिविल केस नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पब्लिक न्यूसेंस है, वो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा ही लगा सकता है, सेक्शन 268। हाउएवर अगर उसका कोई प्राइवेट राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, अगर उसका प्राइवेट राइट वायलेट हुआ इन पब्लिक न्यूसेंस, तो वो मांग सकता है कंपेंसेशन, पर उसको यह प्रूव करना पड़ेगा दैट देयर इज अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर इंजरी हुई है। उसको समझने के लिए बहुत मजेदार सा केस है, डॉक्टर रामराज सिंह, समझिए इसको अच्छे से। डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल के केस के अंदर हुआ ये कि बाबूलाल एक ब्रिक ग्राइंडिंग फैक्ट्री चला रहा था और उसके बाजू में डॉक्टर रामराज सिंह का एक क्लिनिक था, ठीक है। बाबूलाल का ग्राइंडिंग मशीन से जो से डस्ट निकलती थी वो सबको नुकसान पहुंचाती थी, वो अकेले डॉक्टर रामराज सिंह को नहीं पहुंचा रही थी, सबको पहुंचा रही थी, तो इट वाज अ पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। पर डॉक्टर रामराज सिंह ये प्रूव कर पाए कि उनको एक स्पेशल और पर्टिकुलर इंजरी हुई है,
कैसे प्रूव किया उन्होंने बताया देखो हमारा क्लिनिक है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो बेचारे बाहर बैठते हैं, ठीक है, वेटिंग में बैठते हैं, तो उनके ऊपर ये डस्ट आती है, उनके कपड़ों के ऊपर डस्ट लग जाती है, ये सुनो, फिर जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो उनको और बीमारी हो जाती है. सो वी आर इन अ स्पेशल सिचुएशन, वी आर स्पेशल केस, ठीक है, वी आर डॉक्टर, हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, हमें स्पेशल केस है और इसकी वजह से बाबूलाल हमें इंडिविजुअली कंपेंसेट करे, हमें जो इंजरी हुई उसका भुगतान करे. कोर्ट ने बोला बात तो सही है भाई, ठीक है, इसको तो ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट द जजमेंट केम. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? वेरी गुड. सेकंड इज कॉल्ड सेंट हेलेन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग लिमिटेड का केस आया था. मजेदार सा केस हुआ था दोस्तों, ठीक है. ये जो टिपिंग का केस था उसके अंदर स्मेल्टिंग कंपनी थी, स्मेल्टिंग कंपनी से फ्यूम निकलते थे, ठीक है, बड़े बड़े फ्यूम निकलते थे, सबको नुकसान हो रहा था. सो इट वाज अंडर पब्लिक न्यूसेंस, सब लोग मिलकर केस कर सकते थे, उनके बिहाफ में स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करता और उसको पनिश करता, ठीक है, ये तो था. पर जो टिपिंग करके बंदा था, ठीक है, उस बंदे ने बोला कि भाई आई एम रनिंग अ नर्सरी, मैं प्लांट लगा के बैठा हूं, ठीक है, और इसकी फ्यूम्स की वजह से मेरे प्लांट्स, मेरे पेड़ सब बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गए, और उसकी वजह से मुझे स्पेशल डैमेज हुआ, ठीक है. I am asking for compensation from this smelting company and I should be given that compensation. ठीक है, कोर्ट ने बोला बात तो सही है भाई, तुझे तो स्पेशल डैमेज हुआ है ना, तुम्हें स्पेशल और पर्टिकुलर इंजरी हुई है जो रेस्ट ऑफ पब्लिक को अलग हुई है, तुम्हें अलग हुई है, तो यू आर लाइबल टू गेट दैट बेनिफिट. सो दैट इज हाउ पब्लिक न्यूसेंस में से कब वो प्राइवेट न्यूसेंस बन जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए. ये सुनो, अदरवाइज पब्लिक न्यूसेंस जाता किधर है? आईपीसी में. प्राइवेट न्यूसेंस जाता किधर है? टॉर्ट में. तो हम देख रहे हैं टॉर्ट के अंदर प्राइवेट न्यूसेंस होने के लिए ये एसेंशियल चीज है, 4 चीजें चाहिए. पहला, प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज और एंजॉय द लैंड. ठीक है दोस्तों, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो मतलब न्यूसेंस आपको आपकी लैंड को यूज करने का ही हुआ, आपकी खुद की लैंड होनी चाहिए या आप उसके राइटफुल हकदार होने चाहिए, या आपने उसको रेंट पे लिया है, आप टेनेंट हो उसके, या तो आप ओनर हो, ठीक है ना, आपकी जमीन होनी चाहिए. ठीक है, कोई राह चलते हुआ आदमी, ठीक है, ये बोले कि वो फलाने वीकेंड से घर पे वो वीकेंड से फ्यूम्स आ रही है ना, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वीकेंड से तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज और एंजॉय द लैंड, वो बोल सकता है न्यूसेंस, और कोई तीसरा आदमी नहीं बोल सकता है. ये नोट करे, कोई भी तीसरा आदमी इसमें आकर न्यूसेंस नहीं बोल सकता है. दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट, डिफेंडेंट शुड बी डूइंग अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड करना चाहिए. ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है. अगर वो रिजनेबल वे में कुछ कर रहा है तो हम उसको नहीं बोल सकते कि भैया ये गलत कर रहा है. ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये बात समझ में आई है सबको? ग्रेट. एंड तीसरा, यू कैन से अनरीजनेबल इंटरफियरेंस और डैमेज होना चाहिए. ये सुनो, अनरीजनेबल इंटरफियरेंस और डैमेज होना चाहिए. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात ऐसी है कि अगर आप कुछ स्पेशल काम कर रहे हो, उस स्पेशल काम करने के लिए आपको स्पेशल कंडीशंस चाहिए. ठीक है, नॉर्मली वैसी कंडीशन आपको मिल नहीं सकती है. सो जैसे रॉबिन्सन वर्सेस किल्वर केस में ऐसा ही हुआ कि किल्वर नीचे था, है ना, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर काम कर रहा था और रॉबिन्सन ऊपर काम कर रहा था. ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे थे. किल्वर जिस बिजनेस में था, ठीक है, कुछ ब्राउन पेपर के बिजनेस में था, उस ब्राउन पेपर के बिजनेस के अंदर किल्वर को मतलब उसके ब्राउन पेपर ऐसे थे कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर का उधर हो जाए, थोड़ा गर्म टेम्परेचर हो जाए तो उसके पेपर बिगड़ जाएंगे. ठीक है ना, उसके पेपर बिगड़ जाएंगे. रॉबिन्सन जिन बिजनेस में काम करता था उसको वहां पे वार्म एनवायरनमेंट चाहिए था, तो उसने वार्म एनवायरनमेंट रखा. उस वार्म एनवायरनमेंट की वजह से किल्वर को नुकसान हुआ. ठीक है, तो किल्वर को नुकसान हुआ तो बोले ये किल्वर ने रॉबिन्सन के ऊपर केस ठोक दिया कि भैया तेरे को मेरे को पैसे देना पड़ेगा. कोर्ट ने बोला इट इज अनरीजनेबल इंटरफियरेंस है ना, अनरीजनेबल है, ये बहुत स्पेशल केस है, हम उसके लिए थोड़ी दे सकते हैं. ठीक है ना भैया, आप कोई सुपर सेंसिटिव काम करते हो और उस सुपर सेंसिटिव काम के लिए हम आपको, है ना,
सपोर्ट करे, कंपेंसेट करे, क्योंकि एक आदमी अपना रीजनेबल काम कर रहा था, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अनरीजनेबल इंटरफियरेंस होना जरूरी है। रीजनेबल से अनरीजनेबल इंटरफियरेंस हुआ वही जरूरी है, रीजनेबल इंटरफियरेंस हुआ दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना, दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, एंड इट शुड बी ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर, इट शुड बी ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर। भाई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हुआ, उसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। न्यूसेंस में कुछ डिफेंसेस मिलते हैं दोस्तों। हमने इसके पहले 8 डिफेंसेस देखे थे, ठीक है। प्लेंटिफिस, रॉन्ग डूअर, विच मेजर, नेसेसिटी, मिस्टेक, ये ऐसे करते करते 8 डिफेंस लगते थे। वो 8 डिफेंसेस तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा ये डिफेंसेस लगते हैं, ठीक है ना। कौन सा? पहला हो गया प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है भैया। प्रिस्क्रिप्शन है भाई, दैट मींस ही हैज अ राइट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। जो नॉर्मली अगर कोई और करता तो उसको न्यूसेंस बोलते, पर ही इज रिक्वायर्ड टू डू एंड ही एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर राइट बाय, यू कैन से, वर्किंग देयर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। जैसे इंडिया में कोई काम अगर आप 20 साल से करते हो तो यू कैन से लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक या ईजमेंट एक्ट के मुताबिक आपको ईजमेंटरी राइट मिलते हैं कि वो काम आप 20 साल से कर रहे थे, मतलब आप यू कैन से, आप डिफेंस हो, आप उसका न्यूसेंस नहीं बोल सकते हो सामने वाले का। यस नो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। प्रिस्क्रिप्टिव राइट है ना। इसके साथ एक महत्वपूर्ण केस था मोहिनी मोहन वर्सेस काशीनाथ रॉय, ठीक है, का महत्वपूर्ण केस था मोहिनी मोहन वर्सेस काशीनाथ रॉय का, है ना। केस ये था कि यहाँ पे एक मंदिर में पूजा हो रही थी, देयर वाज अ टेंपल, है ना। पूजा होती थी, पूजा के साथ साथ एक और चीज होती थी, दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल, है ना। सेलिब्रेशन होते थे जिसको हम पॉपुलरली कीर्तन बोलते हैं। म्यूजिकल सेलिब्रेशन होता है विच इज कॉमन, ठीक है। बट क्या म्यूजिकल सेलिब्रेशन रोज रोज होते थे? नहीं, साल में 2 बार, है ना। मतलब पूरे साल में 2 बार ऐसे म्यूजिकल सेलिब्रेशन होते थे, ठीक है। क्या म्यूजिकल सेलिब्रेशन को न्यूसेंस माना जाएगा? इन्होंने बोला ना, बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। सॉरी म्यूजिकल सेलिब्रेशन के लिए एक से मोहिनी मोहन ने बोला कि भाई मेरे पास इजमेंटरी राइट है, मेरे पास प्रिस्क्रिप्टिव राइट है, क्योंकि बरसों से चला आ रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि भैया ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है साल में 2 बार हो रहा था, ठीक है। जब जो चीज साल में 2 बार होती है तो वो कंटिन्यूस हो नहीं रही है, तो भैया सबसे पहला पार्ट कि आप उसको कोई लंबे समय से, लंबे अरसे से करते आ रहे हो, ऐसा नहीं माना जाएगा। यस और नो, ठीक है। सो देयर बाय यू डोंट हैव एन इजमेंटरी राइट, ठीक है। फिर दूसरा डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कि भाई कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, कोई लॉ के द्वारा, कोई स्टैट्यूट के द्वारा कोई गलत काम, मतलब कुछ काम करता है और जिसकी वजह से किसी को न्यूसेंस होता है, तो भैया उसको न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई जहांगीरपुरी में बुलडोजर घुमा दिया, है ना, बुलडोजर से आवाज हो रही है, बाजू में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पे रोज की किट 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 चल रही है, पर क्या करे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर के बाजू में मेट्रो बन रहा है, ठीक है, और वहां पे जोर जोर से आवाज हो रही है, क्या करे, है ना, दैट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा चीज हो रही है, उसको न्यूसेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे डिफेंसेस है जो न्यूसेंस में काम नहीं करते। कौन से डिफेंसेस है जो न्यूसेंस में काम नहीं करते? पहला, न्यूसेंस ड्यू टू एक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। भाई फॉर एग्जाम्पल एक अकेला बंदा अगर कुछ करता है, ठीक है, सो वो वैसे न्यूसेंस नहीं गिना जाता, पर सब लोग मिलके करते हैं, है ना, सब लोग मिलके करते हैं तो न्यूसेंस हो गया। एक अकेला बंदा, है ना, लॉरी लेके आया, सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और वो आवाज लगा रहा है कि भैया ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ले लो, है ना, भाई वो नाना पाटेकर वाला आलू ले लो, है ना, वैसा वाला काम चालू किया, मे नॉट टर्म एज अ न्यूसेंस, पर उसके साथ 5-6 लोग और आ गए, सब लोग चिल्ला रहे और उसकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। और जिस बंदे को न्यूसेंस हुआ उसने इसके ऊपर केस ठोक दिया कि भैया देख तेरी वजह से न्यूसेंस हो रहा है। वो बोले कि मैं अकेले क्यों, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सबको करो, ठीक है। कोर्ट बोलता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, भले इन सबके साथ मिलकर न्यूसेंस हो रहा है, पर तू कर रहा है ना, ठीक है, तेरी वजह से हो रहा है ना, तो तू लायबल तो है ही, बाकी लोगों का गोली मारो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, ठीक है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रास्ते में पुलिस वाला आपको पकड़ता है, बोलता है कि हेलमेट तुमने नहीं पहना है, बोलता है मैं अकेला थोड़ी, ये देखो इतने सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है, बोला ना जी, है ना, सब लोग नहीं पहन रहे ना, ठीक है, उसको गोली मारो, मैंने तेरे को पकड़ा ना, तू पैसा दे। फिर आप बोलो कि मैं पब्लिक गुड करता हूं
और इसकी वजह से न्यूसेंस को मेरे पे मत लगाओ। बोला पब्लिक गुड इज नॉट अ डिफेंस। व्हाट यू मीन बाय पब्लिक गुड इज नॉट अ डिफेंस? आप बोलो कि मैं तो है ना लोगों के लिए भले के लिए काम कर रहा हूँ। आप ट्यूशन चला रहे हो, है ना, ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत आवाज करते हैं, हल्ला कर देते हैं, सोसाइटी में नाक दम कर देते हैं, सब लोग आके चिल्ला रहे हैं कि यार ये तो तुम्हारे बच्चे कितना आवाज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो कि अरे ऐसा मेरे को मत बोलो, न्यूसेंस नहीं है, क्योंकि मैं तो भले के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, भले के लिए काम कर रहे हो तो आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते, है ना। आपने बोले कि मैं तो रिजनेबल केयर लगा रहा था, ठीक है भाई, आप रिजनेबल केयर लगा रहे थे, पर अगर काम ही अनरिजनेबल कर रहे थे, अनरिजनेबल वर्क डन थ्रू रिजनेबल केयर, उसका क्या यूज है? उसका कोई यूज नहीं है, गोली मारो उसको, ठीक है। आप रिजनेबल केयर कर रहे थे तो भी कोई डिफेंस नहीं है, न्यूसेंस हो गया मतलब हो गया। प्लेंटिफ केम टू द न्यूसेंस, है ना, ठीक है, कि भाई प्लेंटिफ हमारे पास आया, हमने कुछ गलती थोड़ी करी, ठीक है, हम तो शांति से बैठे अपना अपना काम कर रहे थे, प्लेंटिफ हमारे पास आया, ठीक है, तो वो भी डिफेंस नहीं चलेगा। प्लेंटिफ भले आपके पास आया, नोट करें, प्लेंटिफ भले आपके पास आया, पर आपकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार हो, मतलब हो, सिंपल, कोई और पॉइंट नहीं है, कोई और डाउट ही नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट, ठीक है। सो दैट्स हाउ द आइडिया इज। क्या रेमेडीज मिलती है दोस्तों? ठीक है, रेमेडी मिलती है डैमेजेस, कंपेंसेशन मिलेगा। दूसरा इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है आप कोर्ट में जाकर एक जुडिशियल ऑर्डर लेकर आओगे और बोलोगे कि उस बंदे को रोक दो कि वो काम ना करे, ठीक है ना, आप उसको रोक सकते हो। उषाबेन नवीन चंद्र त्रिवेदी वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रमंडल करके एक बड़ा मजेदार सा केस हुआ था दोस्तों। इस केस में, है ना, मूवी की बात हो रही थी, जय संतोषी माँ करके एक मूवी थी, ठीक है दोस्तों। जय संतोषी माँ एक इतनी सुपरहिट मूवी थी, अगर उसको आज कंपेयर किया जाए तो वो शायद KGF चैप्टर 2 से भी कहीं गुना पैसे कमाई थी, उतना फेमस मूवी था। उस मूवी के अंदर ठीक है, संतोषी माता को अच्छे से दिखाने के लिए उन्होंने लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता को जेलस दिखाया, है ना, वो उनसे जल रहे थे, है ना, जेलस दिखाने की कोशिश करी, मतलब उनको सही तरीके से डेपिक्ट नहीं करा। तो उषाबेन ने केस कर दिया, ठीक है, कि इट्स अ न्यूसेंस, कि इन्होंने, है ना, इन्होंने जो पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता को सही नजरिए से नहीं प्रेजेंट करा, सो दैट्स अ न्यूसेंस। कोर्ट ने बोला दैट्स नॉट अ न्यूसेंस, ठीक है। रिलीजियस फीलिंग हर्ट होना इज नॉट ए न्यूसेंस, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट केस। आप कहीं और केस लगाओ, ये न्यूसेंस का केस नहीं है, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। एंड देन केम अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। नोट किया जाए, ये वाला अबेटमेंट नहीं है। अबेट करना मतलब किसी को उकसाना, ये अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, इंटेंसिटी कम करना, ठीक है भाई। आप न्यूसेंस, है ना, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस कैसे कर सकते हो? दो तरीके से कर सकते हो। पहला कि बाजू वाले के घर से आपके घर पे उसकी पेड़ की डालियां आपके घर पे आ रही थी, है ना, मतलब आपका यहाँ पे घर था, ये बाजू वाले का घर था, है ना, यहाँ पे आपका घर है, दिस इज यू, यहाँ पे उसने पेड़ लगाया, पेड़ की ब्रांचेस आपके यहाँ पे आ रही थी और आपको नुकसान पहुंचा रहा था, ये सुनो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके पेड़ की डालियों को काट सकते हो। So an occupier of land is permitted to abate, that is to terminate by his own act nuisance which is affecting his land. So he may cut the branches. That's how it is possible. Yes or no? ठीक है। However, अगर ये, है ना, नींबू का पेड़ होता, है ना, लेमन का पेड़ होता और लेमन की यहाँ ब्रांचेस आती और यहाँ पे नींबू ऐसे लटकते होते, तो क्या आप उसको काटते? मैं तो नहीं काटता, मैं तो खुशी खुशी ले लेता, मैं बोलता कोई न्यूसेंस नहीं है ना, फायदा है। या दूसरा आप कर सकते हो, आपको अगर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और आप उसके घर पे जाकर उसकी ब्रांचेस काटने की कोशिश करना चाहते हो, तो आप उसको एक नोटिस दोगे, नोटिस के बाद अंदर जाकर आप उसको काटने की कोशिश करोगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ये चीज आपको रेमेडी मिलेगी, ये आपके सॉल्यूशंस है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए ग्रेट, काफी तगड़ा सेशन हुआ, ठीक है, रफली अगेन से 60 मिनट का सेशन हो गया, जहां पे हमने इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी। नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने सेशन करा उसको अच्छे से समझिए, है ना, हम बहुत कोने कोने में छोटी छोटी चीजें आपके सामने डिस्क्राइब करे हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना पड़े। आपको 2 बार
3 बार रिवाइज करना चाहिए इन मुद्दों को, क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है ना, ऑल दिस मॉड्यूल्स के साथ जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में मिल जाएगी ऑन अवर साइट। आई एम गोइंग टू पुट अ वीडियो का डिस्क्रिप्शन हियर एंड यू कैन गेट इट। ओके, ठीक है, आपको बड़ा फायदा होगा, आप उसको जरूर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड watching this. Don't miss out to like this video, subscribe our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you and have a good day.